हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक, इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूं। इस सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़ चुके हैं। अब नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आप बस इसको गौर से सुनते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताता जाऊँगा, आप उसको ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक, इसको नियोलिथिक भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, नवपाषाण काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक इंग्लिश में। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में नियोलिथिक भी पूछ लेता है। कब से शुरू होता है? 9000 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है। 9000 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। तो 9000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ बस्तियाँ ऐसी है जो 7000 ईसा पूर्व में भी मिली है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। ये नाम याद रखिएगा। मेहरगढ़ में क्या पाया गया है? नवपाषाण काल की बस्तियाँ पाई गई है। कितनी पुरानी है? लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। ब्रेड बास्केट के नाम से किसको जाना जाता है? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। से प्रसिद्ध कोची मैदान में बेलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईसा पूर्व के लगभग में बाढ़ों के कारण वे तबाह हो गए। देखिए, वहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईसा पूर्व लगभग बाढ़ के कारण वे तबाह हो गए, मतलब वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद देखिए, लगभग 5000 ईसा पूर्व में पत्थर और हड्डी दोनों को बने औजार की सहायता से कृषि और अन्य गतिविधियाँ फिर से शुरू की गई। 5000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ? बाढ़ के कारण वे लोग तबाह हो गए। उसके बाद 5000 ईसा पूर्व में फिर पाया गया कि वो लोग पत्थर और हड्डी से बने औजार से अपना कृषि फिर से स्टार्ट किए। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ उपजाते थे। 2 नाम याद रखिएगा, गेहूं और जौ उपजाते थे। प्रारंभिक चरण में गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। पशुपालन में क्या क्या करते थे? गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। आरंभ में बकरियों की संख्या ज़्यादा रही, लेकिन अंततः गायों की संख्या बकरियों और भेड़ों दोनों से अधिक हो गई। पहले सबसे पहले क्या ज़्यादा पालते थे? पहले बकरी और भेड़ ज़्यादा पालते थे, लेकिन बाद में गाय की संख्या बढ़ती गई। इससे अवश्य ही कृषि को लाभ पहुंचा होगा। कृषि को लाभ पहुंचा होगा कैसे? क्योंकि गाय के गोबर से खाद बनता है और खाद खेत में काम देता है, तो इससे कृषि को लाभ पहुंचा होगा। अनाज अच्छी मात्रा में उपजाए जाते थे और अन्नागारों में रखे जाते थे। अधिकतर अन्नागार कच्ची ईंटों से, जिनसे आवासीय संरचनाएं बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों के अनेक संरचनाएं जिनमें खाने बने हैं अन्नागार मालूम पड़ती है। कैसे पता चला कि वो अन्नागार है? क्योंकि एक घर है, उसमें कई खानेदार बने हुए हैं जिसमें अनाज रखा जाता था। आगे देखते हैं। 4500 से 3500 ईसा पूर्व के काल में कांची मैदान के क्षेत्र से सिंधु नदी के मैदान क्षेत्र तक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। 5000 ईसा पूर्व तक लोग चाक से मृदभार नहीं बनाते थे। ये इम्पोर्टेंट है। 5000 ईसा पूर्व तक लोग चाक से मृदभार नहीं बनाते थे, यानी चाक का प्रयोग नहीं करते थे। कब? 5000 ईसा पूर्व तक। लेकिन 45000 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी हो गई। मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेज़ी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी होने लगी। 5000 तक चाक नहीं था। उसके बाद 45000 ईसा पूर्व में चाक लोग बना लिए। उसके बाद मिट्टी के बर्तन तेज़ी से बनाने लगे और उस पर चित्रकारी करने लगे। सिंधु घाटी की सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन बस्तियाँ मिली हैं। स्पष्टतः इनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर नवपाषाण कालीन बस्तियाँ मतलब नवपाषाण काल के बाद की बस्तियाँ, मतलब नवपाषाण काल के अंत तक। तो इससे हड़प्पा संस्कृति उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब इसके बाद हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे उत्पन्न हुई।
उसके बाद आगे है, विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु समानतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियाँ 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं। समझिए इस बात को, जो विंध्य पर्वत के आसपास यानी मध्य भारत का जो स्थान है वहाँ पे 5000 ईसा पूर्व पुरानी बस्तियाँ पाई गई, 5000 ईसा पूर्व पुरानी बस्तियाँ पाई गई। लेकिन जो दक्षिण भारत के आसपास है वहाँ पे 2500 ईसा पूर्व पुरानी बस्तियाँ पाई गई। तो अंतर देखिए, 2500 वर्ष का अंतर है। भारत के कुछ दक्षिण और पूर्वी भाग में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए, पूर्वी भारत की बात कर रहा है, मध्य भारत में 5000 ईसा पूर्व हैं, दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व हैं, लेकिन पूर्वी भारत में 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियार का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि नवपाषाण के लोग कैसा हथियार यूज करते थे? पॉलिशदार हथियार यूज करते थे पत्थर के। आगे देखते हैं, वे खास करके पत्थर से बने कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों में अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। कुल्हाड़ी का यूज करते थे ये लोग ज़्यादा, पत्थर के कुल्हाड़ी। ये जो फिगर है पत्थर के कुल्हाड़ी, इस तरह से इसमें हत्था लगा रहता था। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए। कुल्हाड़ी का महत्व बता रहे हैं कि लोग इसको काटते थे, परशुराम क्या किए, इससे युद्ध लड़े, वो महान योद्धा बन गए। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा प्रयोग कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनको बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में देखते हैं। क्या क्या है 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ हैं। ये स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा, कुल्हाड़ी कैसा कैसा कहाँ पाया गया है। तो उत्तर पश्चिमी में कैसा पाया गया है? वक्रधार आयताकार कुल्हाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पॉलिशदार पत्थर की होती थी। याद रखिएगा, पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ पे मिला है? उत्तर पूर्वी भारत में। तथा जिनमें आयताकार दस्ता लगा होता था। आयताकार दस्ता इसमें भी लगा रहता था। और ये लेकिन कैसी थी? पॉलिशदार पत्थर की थी। आयताकार दस्ता उत्तर पश्चिम में भी लगा रहता था, लेकिन ये कैसे रहते थे? वक्रधार वाली रहती थी। आगे समझते हैं, और कभी कभी कंधेदार खतियाँ शोल्डर्ड हो भी लगी होती थी। ये कंधेदार देखिए खती। अब दक्षिणी समूह, तीसरा वाला, दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगले अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। ये स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। तीनों प्रकार की कुल्हाड़ियों की विशेषताएं ध्यान में रखिएगा। पहला क्या था? उत्तर पश्चिमी में किस तरह से था? वक्रधार और आयताकार कुल्हाड़ी था। उत्तर पूर्वी में किस तरह था? पॉलिशदार आयताकार दस्ता था। और दक्षिणी समूह में कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। आगे समझते हैं, उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण काल संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास मतलब गड्ढा का घर, मृदभांडों की विविधता यानी अलग अलग कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं, पत्थर की हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण काल का पूरा अभाव। सूक्ष्म पाषाण काल का पूरा अभाव का मतलब है कि वहाँ छोटे छोटे औजार नहीं मिले जो सूक्ष्म पाषाण काल के हुआ करते थे। इसका महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम। ये नाम याद रखिएगा, बुर्जहोम, जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। तो बुर्जहोम में जो नवपाषाणीय लोग हैं वो कैसे रहते थे? ज़मीन के नीचे घर बना के, झील के किनारे ज़मीन के नीचे घर बना कर रहते थे। ये विशेषता याद रखिएगा कि बुर्जहोम में लोग कैसे रहते थे? एक झील के किनारे ज़मीन के नीचे घर बना के, और शिकार और मछली पर जीते थे। शिकार और मछली पे जीते थे। ऐसा लगता है वे खेती से परिचित थे, केवल वो शिकार और मछली पालन से जीते थे। श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर दूर एक अन्य नवपाषाण स्थल है जिसका नाम है गुफकराल, जहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। आगे समझते हैं, कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजार का प्रयोग करते थे
अपितु वे हड्डी के बहुत सारे औजारों का, हथियारों का भी प्रयोग करते थे। कश्मीर में जो नौपाषाणी लोग थे कैसे थे, वे पत्थर के पॉलिशदार औजार प्रयोग करते थे और हड्डी के बहुत सारे औजार और हथियार प्रयोग करते थे। आगे समझते हैं। भारत में चिरांद, ये नाम याद रखिएगा। चिरांद ही एक स्थान है जहाँ हड्डी के उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हड्डी के उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए हैं। कब? नवपाषाण युग में। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। चिरांद कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा, पटना के पास। यहाँ के उपकरण हिरन के सींगों के हैं और परिवर्ती नौपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। आगे समझते हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा, इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली ज़मीन उपलब्ध थी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ 4 नदियों का संगम था। कहाँ की बात हो रही? चिरांद की। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी का, ये 4 नदियों का संगम होने के कारण वहाँ पे खुली ज़मीन उपलब्ध थी, इसलिए यहाँ बस्तियाँ संभव हुई। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजार की कमी ध्यान देने योग्य है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पत्थर के औजार की कमी है। तो चिरांद के बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। दूसरा, सींग के हथियार मिले हैं। तीसरा, यहाँ पे पत्थर के औजार बहुत कम मात्रा में मिले हैं। आगे समझते हैं। फिर बुर्जहोम के बारे में क्या कह रहा है कि बुर्जहोम के लोग रुखड़े धूसर मृद भाड़ का प्रयोग करते थे। ये ध्यान रखिएगा, मृद भाड़ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के लोग किस तरह के मृद भाड़ यूज करते थे। तो बुर्जहोम के लोग कैसे मृद भाड़ यूज करते थे? रुखड़े धूसर मृद भाड़ का प्रयोग करते थे। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए गए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ के लोग कब्रों में पालतू कुत्तों को भी दफनाते थे अपने मालिक के शव के साथ। बुर्जहोम में, बुर्जहोम में मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। आगे समझते हैं। पालतू कुत्तों को उनके मालिक को कब्र में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन के लोग में शायद नहीं थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बुर्जहोम के अलावा और कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया हो। आगे और समझते हैं बुर्जहोम के बारे में। कह रहा है कि बुर्जहोम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व की है। सबसे बाद की क्या है? 2700 ईसा पूर्व की है। मतलब सबसे नया जो है बुर्जहोम में वो 2700 ईसा पूर्व है। किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं रखी जा सकती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो चिरांद में हड्डियाँ मिली हैं वे 2000 ईसा पूर्व से बहुत पुरानी नहीं हैं। चिरांद के बारे में कह रहा है। अब बुर्जहोम में क्या ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ सबसे नवीनतम मिला वो 2700 ईसा पूर्व की है। आगे और समझते हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ी का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास रहते थे नवपाषाण युग लोग, वो कैसे रहते थे? ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर पठारों में बसते थे, यानी वो लोग गुफाओं में रहते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का प्रयोग करते थे। प्रस्तर फलकों का मतलब जो पतले पत्थरों के औजार बनते थे उसको प्रस्तर फलक कहते हैं। आगे कह रहा है कि पकी मिट्टी की मूर्तिकाओं, जिसको फिगरिंग्स कहते हैं, से प्रकट होता है कि वे बहुत सारे जानवर पालते थे। वहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें बहुत सारे जानवर की हैं, तो ऐसा लगता था कि वो लोग बहुत सारे जानवर पालते थे। आगे समझते हैं। उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी। वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। अब देखिए, सिलबट्टा नाम पहली बार यहीं मिला है कि वे लोग सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। कहाँ पे? जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास रहते थे लोग, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तो उनके पास क्या क्या था? गाय बैल भी था, भेड़ बकरी भी था, और वो लोग अनाज भी पैदा करते थे, जो गोदावरी नदी के पास रहते थे दक्षिण भारत में वो लोग। फिर कह रहा है तीसरा क्षेत्र जहाँ नवपाषाण युग के औजार मिले हैं असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत को उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की
गारो पहाड़ियों में भी पाए गए। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा क्षेत्र जहाँ पे नवपाषाण युग औजार मिले हैं वो कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में पड़ता है। आगे समझते हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तर मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद ज़िले में भी कई नवपाषाण स्थल पाते हैं। इलाहाबाद ज़िले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बतलाया जाता है कि यहाँ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था, पर इसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व भी बतलाई जाती है। चावल के विषय में कहाँ पे बात कर रहे हैं? इलाहाबाद ज़िले में। चावल के खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? इलाहाबाद ज़िले में, कोल्डीवा में भी मिला है। आगे देखते हैं। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है उनमें प्रमुख हैं कर्नाटक में मास्को, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिक्लीहल, संगतकुल्लू, टी नरसीपुर और तक्कल कोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। आगे देखते हैं। जान पड़ता है दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थल 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। तो दक्षिण भारत में कब से कब तक था? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कर्नाटक के पिक्लीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में रहते थे। मौसमी शिविर मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पे। वे अपने शिविर के चारों ओर खंभे और खूंटे गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते थे, जिनमें वे मवेशियों को रखते थे और गोबर जमा करते थे। आगे समझते हैं। फिर वे उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो लोग क्या करते थे? एक मौसम के बाद वहाँ के स्थानों में आग लगा देते थे। आग लगाने से क्या होता था कि वहाँ के जितने सारे कूड़े कबाड़, घास या सब जल जाते थे, फिर वो शिविर रहने लायक हो जाता था, यानी साफ़ हो जाता था। आग लगाकर वहाँ पूरी तरह से जंगल झाड़ी जितने थे वो साफ़ कर देते थे, फिर शिविर लगाते थे वो लोग। आगे कह रहा कि पिक्लीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि राख के ढेर वहाँ पे ज़्यादा मिले हैं, यानी आग लगा दिया जाता होगा स्थान में। आगे समझते हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से ज़मीन खोदते थे। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषि उत्पादक थे। आगे है डंडों में 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के डंडों में 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। ये सारे औजार हैं जो वो लोग यूज करते थे, इस तरह के हुआ करते थे। फिर कह रहा है वे मिट्टी और सरकंडों के बने गोलकार या आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था, यानी वो लोग अपनी संपत्ति के स्वयं मालिक हुआ करते थे। कौन? जो गोलकार घरों में रहते थे। कैसे कैसे घर में रहते थे? मिट्टी और सरकंडों के बने गोलकार घर। याद रखिएगा कैसे घर थे? मिट्टी और सरकंडों के बने गोल घर। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। रागी और कुल्थी एक प्रकार का अनाज होता है, इसके बारे में आपको आगे बता दे रहा हूँ। कुल्थी क्या होता है? कुल्थी एक प्रकार का दाल है जिसे अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। मडुआ या रागी, मडुआ को रागी ही बोलते हैं या रागी को मडुआ ही बोलते हैं, बोला जाता है। समानता तौर पर मडुआ या रागी का उपयोग अनाज के रूप में होता है, तो ये भी एक अनाज है। कुल्थी और रागी दोनों पैदा करते थे वे लोग। आगे कह रहा मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। कहाँ के लोग? मेहरगढ़, नाम याद रखिएगा। यहाँ के नवपाषाण युगीन लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा उन्नत थे। वे गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। याद रखिएगा, रुई कहाँ पे उपजाया जाता था? मेहरगढ़ में। गेहूँ और जौ के साथ साथ रुई भी उपजाती थी और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। चूँकि नवपाषाण अवस्था के कई लोग अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की ज़रूरत हुई। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। तो जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वो लोग धीरे धीरे उनका निर्माण करने का तरीका सीखते गए कि किस तरह से पके हुए बर्तन बनाए जाते हैं। ये इंडिया का मैप है, इसमें मैं कुछ पूरा
तात्विक स्थल आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए बुर्ज होम है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में बुर्ज होम है यहाँ पे। यहाँ पे है मेहरगढ़, देखिए ये मेहरगढ़, इंडिया में अब नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद देखिए चिरांद, ये पटना में है, बिहार में। फिर देखिए दक्षिण भारत के जो स्थल सारे हैं यहाँ पे हैं, हुल्लूर, ब्रह्मगिरी, कोडक्कल, उतनूर, मस्की, ये सब दक्षिण भारत के स्थल हैं, यहाँ पे हैं। इसमें से 3 इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला बुर्ज होम, ये याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। फिर दूसरा मेहरगढ़ याद रखिएगा, फिर तीसरा चिरांद याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। कुंभकारी कब दिखाई देती है? नवपाषाण अवस्था में सबसे पहले। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते थे, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। तो शुरू में कैसे रहते थे? हाथ से बनाए जाते थे, बाद में इनको चाक पर बनाने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल थे। कैसे कैसे थे? पॉलिशदार काला मृदभांड, दूसरा धूसर मृदभांड और तीसरा चटाई की छाप वाले, ये चटाई की छाप वाले मृदभांड मिलते थे। 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसुले, छेनी। सेल्ट एक प्रकार का लकड़ी काटने का औजार होता है, पत्थर का बना हुआ रहता है। आदि औजार ओडिशा और छोटा नागपुर के पहाड़ी के इलाकों में पाए गए हैं। कहाँ पे? ओडिशा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में। परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिसका कारण यह है कि वहाँ ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के कुछ भाग और उत्तरी दक्कन के कई भाग में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके और उनका औजार या इस्तेमाल करने वाले कई टूल्स बनाए जा सके। आगे समझते हैं। 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। याद रखिएगा, लेखन का कौशल नवपाषाण काल में विकसित हो गया था। परंतु भारत में यह सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। भारत में इसका विकास कुछ विलंब से हुआ, लेकिन पश्चिम एशिया में इन सब तकनीक का इस्तेमाल होने लगा था, प्रगति हो गई थी। आगे है। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि में उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। कहाँ की बात हो रहा? अपने इंडिया की। इसीलिए कहा जाता है सभ्यता का पालना, मानव के सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। एशिया में वो भी किसको? इंडिया उपमहाद्वीप में। इसीलिए कह रहा कि संसार के इसी भाग में कई गांव बसे। इससे पहले गांव बसने का साक्ष्य नहीं मिला था। आगे समझते हैं। प्रस्तर युग यानी पत्थर वाले युग। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजार और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे, क्योंकि जहां पहाड़ रहेंगे वहीं औजार वो बना पाएंगे, उसी से शिकार करेंगे। इसलिए पहाड़ी इलाकों से दूर बस्तियां बनाकर नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पत्थर नहीं मिलेंगे तो वो टूल्स वगैरह नहीं बना पाएंगे, शिकार नहीं कर पाएंगे। आगे है। वे पहाड़ियों की ढलानों पर, गुफाओं में और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सकें। साथ ही काफ़ी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे जितने से कि किसी तरह अपना जीवन बसर कर सकें। मतलब बहुत ज़्यादा तो उसमें कृषि का टेक्नोलॉजी था नहीं, तो किसी तरह से उतना ही उगा पाते थे कि उनका जीवन बसर हो सके। गाइस, नवपाषाण युग को हम लोग अच्छे से समझ लिए इस वीडियो में। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगला है ताम्रपाषाण युग, इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।